नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रविवार को केरल में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध आत्महत्या के बाद आरएसएस पर यौन शोषण के आरोपों की पूरी जांच कराने की मांग की। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया था कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों द्वारा लगातार शोषित किया गया। उन्होंने कहा कि आरएसएस नेतृत्व को इन आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने लिखा कि आरएसएस को इन आरोपों की पूरी तरह जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। सुसाइड नोट में मृतक ने कहा वो अकेला पीड़ित नहीं था और आरएसएस कैंपों में व्यापक यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि लाखों युवा, बच्चे और किशोर पूरे देश में इन कैंपों में जाते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तुरंत स्पष्टता दिखानी चाहिए और इस अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि लड़कों के यौन शोषण के मामले भी उतने ही गंभीर हैं जितने कि लड़कियों के, और इस चुप्पी को तोड़ना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केरल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या पर जांच की मांग की। खेड़ा ने कहा कि अनंदु अजी एक प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों के कथित शोषण और उत्पीड़न के कारण वो अपनी जिंदगी से निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि आनंदू ने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस और बीजेपी के कुछ सदस्यों के नाम बताए। ये आरोप ऐसे हैं जो राज्य सरकार को समयबद्ध और पूरी जांच करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं। आरोपियों की पहचान करना और उन्हें सजा देना जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग और न केवल युवाओं का भविष्य बल्कि देश का भविष्य भी खतरे में डालेंगे। पवन खेड़ा ने चेतावनी दी कि ऐसे लोग भेड़ के कपड़े में भेड़िए की तरह हैं जो भारतीय युवाओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार आरएसएस की सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि यह संगठन संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है और इसके कार्यकर्ता बच्चों और युवाओं में अशांति फैला रहे हैं, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को इस मामले की समीक्षा कर उचित कदम उठाने के लिए कहा। यह कदम आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा भेजे गए एक पत्र के बाद आया। हालांकि इस पत्र पर बीजेपी ने विरोध जताया और इसे कांग्रेस की सत्ता और शासन की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। लुधियाना पुलिस ने आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर संत वाल्मीकि का अपमान किया और वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह एफआईआर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की शिकायत पर दर्ज की गई। संगठन ने कहा कि कश्यप ने अपने शो में संत वाल्मीकि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की, जो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने मांग की है कि अंजना ओम कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। एफआईआर में धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और SC/ST एक्ट 3(1)V के तहत केस दर्ज किया गया है। एसएचओ इंस्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने बताया कि जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाएगी और फाइल लुधियाना पुलिस कमिश्नर के ऑफिस भेज दी गई है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में अब बड़ा कदम उठाया गया है। उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार की मांग पर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में नई धाराएं जोड़ दी हैं। अमनीत का आरोप था कि SC/ST एक्ट के तहत लगी धाराएं कमजोर कर दी गई थीं, इसलिए उन्होंने एफआईआर में बदलाव की मांग की। अब पुलिस ने SC/ST एक्ट की सख्त धारा 3(2)V को एफआईआर में शामिल कर लिया है। इससे पहले 31 सदस्यों की एक कमेटी ने सरकार से मांग की थी यह हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तुरंत पद से हटाया जाए, क्योंकि उनका नाम भी पूरन कुमार द्वारा छोड़े गए फाइनल नोट में शामिल था। पुलिस ने पहले केवल आत्महत्या के लिए उकसाने यानी सेक्शन 306 और SC/ST एक्ट की हल्की धाराएं लगाई थी, लेकिन अब परिवार के दबाव के बाद मामला और गंभीर हो गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। इंस्टाग्राम पोस्ट से तंज कसने के लिए एक ओबीसी युवक को कथित तौर पर ब्राह्मण युवक का पैर धोकर पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैठक में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। इसी दौरान युवक को एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया कि हम इसी तरह ब्राह्मणों की पूजा करते रहेंगे। ये सब करते हुए वीडियो बनाया गया जिस ब्राह्मण युवक का पैर धुलवाया गया, उस पर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में लगाई गई शराबबंदी में भी शराब बेचने का आरोप है।
इसी को लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट में तंज कसा गया था। वीडियो के वायरल होने और इस पर बवाल होने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा के बाद गठबंधन के घटक दलों में असहमति की खबरें सामने आई हैं। छोटे घटक दल जैसे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और राष्ट्रवादी लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल दोनों को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए ने कुल 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों में जदयू और भाजपा को 101 सीटें दी हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। इस बीच यह संतोष दिखने लगा है। सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो फैसला हाईकमान ने लिया है उसे हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें देकर हमें कम आंकना सही नहीं है। ये चुनाव में एनडीए को महंगा पड़ सकता है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, समय बाकी दिखा देगा, मैं अपने लोगों से क्षमा मांगता हूं। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा, प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुरूप सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई। मैं जानता हूं कि इस निर्णय से हजारों लाखों कार्यकर्ता निराश हुए हैं। कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की व्यवस्था को समझेंगे। उन्होंने आगे लिखा, किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मुझे मालूम है कि आप में से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था। आने वाला समय खुद सब बता देगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए आज 13 अक्टूबर एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। नई दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 25 अगस्त को जज विशाल गोगने की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले आज लालू तेजस्वी के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक लग सकता है। दरअसल तेजस्वी यादव के लिए ये मामला एक राजनीतिक परीक्षा जैसा है। अगर अदालत का फैसला लालू प्रसाद के परिवार के पक्ष में होता है तो ये आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ी राहत होगी, खासकर ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। और अगर फैसला प्रतिकूल रहा तो विपक्ष, खासकर बीजेपी, इसे चुनावी मुद्दा बनाने में देरी नहीं लगाएगा। बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर फिर चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक नीति और परंपरा दोनों होते हुए भी आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ने के लिए उपलब्ध स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। ये बात खुद चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी और बिहार के 4 ERO यानी मतदाता पंजीकरण अधिकारी ने मानी है। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर पाए गए। इनमें से 3.4 लाख नाम पूरी तरह से एक जैसे हैं, यानी नाम, पिता, पति, नाम और उम्र तक मैच करती है। 1.32 करोड़ वोटर्स को जुटाकर 20 या उससे ज्यादा लोगों को एक ही पते पर दर्ज कर दिया गया है। कुछ फर्जी पते ऐसे भी मिले जहां 650 से ज्यादा लोगों का एक ही घर दिखाया गया। अगर चुनाव आयोग ने अपना डुप्लीकेट पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर चला दिया होता तो ये गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती थी। वहीं चुनाव आयोग को जब इस बारे में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ईमेल भेजे तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा पत्रकार ने पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और कहा, राज्य में आचार संहिता लागू है, खबर छापने से पहले सोच लेना। जबकि आचार संहिता पत्रकारों को सवाल पूछने या रिपोर्टिंग करने से नहीं रोकती है। बता दें 2016 में NERP यानी नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन स्कीम के तहत
मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम लाया गया था। इसका मकसद था डुप्लीकेट मतदाताओं को अपने आप पकड़ना। 2024 लोकसभा चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नहीं किया गया। गजा संघर्ष में पहले चरण के लिए हमास ने 20 इजरायली बंधकों के नाम सोमवार को जारी किए। ये बंधक सीज फायर समझौते के तहत रिहा किए जाएंगे। वहीं बंधकों की रिहाई में योगदान और युद्ध समाप्ति में मदद के लिए आज ट्रंप को इजरायल में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गजा से बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि गजा में जंग खत्म हो गई है। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि युद्ध विराम जारी रहेगा और गजा के लिए जल्द ही एक शांति बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बता दें, हमास के पास इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे तक का समय है। राष्ट्रपति ट्रंप इजरायल पहुंचने के बाद सोमवार को मिस्र जाएंगे, जहां वो गजा को लेकर विभिन्न देशों के नेताओं से चर्चा करेंगे। गजा में युद्ध विराम को लेकर मिस्र और अमेरिका की ओर से सोमवार 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख शहर में एक बड़ा पीस समिट यानी शांति सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेताओं को बुलाया गया था, जिनमें पीएम मोदी भी शामिल थे। हालांकि कम समय में तैयारी न होने पाने के कारण पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रवाना हो चुके हैं और सोमवार को शर्म अल शेख पहुंचेंगे। सम्मेलन की मेजबानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से बनी इजरायल हमास युद्ध विराम योजना पर चर्चा होगी। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के ईमेल आईडी, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय के ईमेल भी शामिल हैं, उनको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की पुरानी प्रणाली से हटाकर ज़ोहो नामक नए भारतीय प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। ज़ोहो कंपनी का मुख्यालय तमिलनाडु के तेनकासी में है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अब ज़ोहो की ऑफिस सूट भी एक्टिवेट कर दी गई है, ताकि सरकारी कर्मचारी वर्ड, एक्सेल और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बाहरी या ओपन सोर्स ऐप्स का इस्तेमाल न करें, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता था। 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने भी आदेश जारी किया कि अधिकारी ज़ोहो सूट का इस्तेमाल करें, ताकि भारत सर्विस इकोनॉमी से प्रोडक्ट नेशन बनने की दिशा में आगे बढ़े और स्वदेशी तकनीक और सॉफ्टवेयर को बढ़ावा मिले। नेपाल में हाल ही में हुए जेएनसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान 9 सितंबर को बड़े पैमाने पर जेल तोड़कर फरार होने की घटनाएं सामने आई। नेपाल के जेल प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक 13,000 से ज्यादा कैदी देश की अलग अलग जेलों से भाग चुके हैं। इनमें से करीब 5,000 नेपाली कैदी अभी भी फरार हैं, जबकि 540 भारतीय नागरिक भी जेल से गायब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 108 अन्य देशों के कैदी भी फरार हैं। नेपाल सरकार ने देश में अलर्ट जारी कर दिया है और गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर फरार कैदियों को तुरंत वापस जेल में रिपोर्ट करने को कहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.